सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी विद्यार्थियों को स्वागत है आज के इस वीडियो में। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 पॉलिटिकल साइंस की चैप्टर नंबर 2 संघवाद फेडरलिज्म पर चर्चा करेंगे। ये अपना एक नया अध्याय है, इसको हमारे को बहुत ध्यान से पढ़ना है और अपने एग्जाम में खूब अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं। एग्जाम की दृष्टिकोण से ये वाला जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका अंक भार पिछले साल भी बहुत ज़्यादा रहा था। तो संभावना है कि इस वर्ष के लिए भी इस चैप्टर का, इस अध्याय का जो अंक भार रहेगा वो अधिक ही रहेगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में हमारे को इस चैप्टर को, इस अध्याय को बहुत अच्छी तरीके से गंभीरता से समझना है। इस ओर बढ़ने के लिए संघवाद, ये जो पूरा पाठ है, इसमें हमारे को सबसे पहले देखना होगा कि इस अध्याय में क्या पढ़ेंगे। क्या देखेंगे सबसे पहले कि इस अध्याय में क्या पढ़ेंगे, ताकि हम सुनिश्चित कर पाए कि हमारे को कितना पढ़ना है। हमें ज़्यादा भी नहीं पढ़ना और हमें कम भी नहीं पढ़ना। हमारे को जो पढ़ना है सटीक पढ़ना है और अच्छा पढ़ना है, ठीक है। तो इस अध्याय में क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले पढ़ेंगे संघवाद क्या है, दूसरा भारत में संघीय व्यवस्था, तीसरा संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, चौथा भारत में विकेंद्रीकरण। ये 4 बिंदु हैं। इन 4 बिंदुओं को अगर अपन अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो ये वाला जो संघवाद चैप्टर है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। शुरुआत करेंगे आज अपन संघवाद क्या है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आपको बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहा करें। मैं चाहता हूं कि सिर्फ मेरा पूरा जो फोकस है वो आपको पढ़ाने में हो, ठीक है। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ये आपका काम है, ठीक है। आप जितना लाइक और सब्सक्राइब शेयर करेंगे उतना ही हम आगे इसी प्रकार की वीडियोस लाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं संघवाद क्या है। पाठ का नाम है संघवाद, अंग्रेजी में कहते हैं इसे फेडरलिज्म। ये संघवाद शब्द का क्या मतलब होता है, सबसे पहले इसका मतलब समझो। देखिए, जो संघवाद शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के फेडरलिज्म, यानी इसका अगर अंग्रेजी भाषा में रूपांतरण देखें संघवाद का तो फेडरलिज्म है। अभी जो फेडरलिज्म वर्ड है वो लैटिन भाषा के एक शब्द है जो है फोइडस। जो शब्द है फोइडस उससे निकला है, ठीक है। ये जो फोइडस शब्द है इससे क्या बनता है, फेडरलिज्म, ठीक है। इस फोइडस शब्द का लैटिन भाषा में मतलब क्या होता है, समझौता। इस फोइडस शब्द का मतलब क्या होता है, समझौता। और समझौता, इसका मतलब संघवाद का मतलब क्या हुआ, सीधे सीधे इस प्रकार संघवाद का शाब्दिक अर्थ यानी शब्द अर्थ, जैसे बचपन में अपन शब्दार्थ पढ़ते थे ना, उसी प्रकार से संघवाद का जो शब्दार्थ होगा वो क्या होगा, एक प्रकार का समझौता। समझौता का मतलब क्या होता है, देखिए जब मैं छोटा था, जब मैं और मेरे जो छोटा भाई था, हम दोनों में समझौता होता था। किस तरीके से कि भाई तू मेरा अगर ये काम कर देगा, है ना, वो सो रहा होता था और मैं बोलता था कि भाई, वो बोलता था कि तू मेरी अगर साइकिल में हवा भरवा के ले आएगा तो मैं तेरे 2 काम करूंगा। ये समझौता होता था हमारे बीच में कि अगर तू मेरा काम कर देगा तो मैं तेरा भी काम कर दूंगा। ये समझौता होता है। तो राजनीति विज्ञान में, कक्षा 10 की राजनीति विज्ञान में संघवाद अध्याय के अंदर ये समझौता शब्द कहां से आ गया। ये जो समझौता शब्द है ये यहां पर क्या है, तो इसको समझिए। संघवाद का सीधा सीधा मतलब होता है समझौता। अब ये सुनिश्चित करना है कि ये समझौता किसके बीच में होता है। मेरे उदाहरण में समझौता मेरे और मेरे छोटे भाई के बीच में हो रहा था, लेकिन राजनीति विज्ञान में समझौता किसके बीच में होता है, इस पर थोड़ा दृष्टिकोण डालिए। देखिए, समझौता किसके बीच में हो रहा है, 2 लोगों के बीच में होता है। ये तो आपको पता ही है, जैसे मेरे और मेरे छोटे भाई के बीच में समझौता हो रहा था, उसी प्रकार से राजनीति विज्ञान में भी समझौता 2 पक्षों के बीच में होता है। ये 2 पक्ष होते हैं, पहला होता है केंद्र सरकार और दूसरा होता है राज्य सरकार। पहला होता है केंद्र सरकार और दूसरा होता है राज्य सरकार। इन दोनों के मध्य समझौता होता है। भाई किस बात का समझौता होता है, मेरे उदाहरण के अंदर तो किसका समझौता होता है, काम का, कि भाई अगर तू मेरा ये काम कर देगा, साइकिल में हवा भरवा के ले आएगा तू, तो मैं तेरे 2 या 5 काम कर दूंगा। जैसे जब भी तू कोई 5 काम करेगा वो मैं कर दूंगा, जैसे कपड़े धोना, बाजार जाना, ये सब प्रकार के, है ना। ये तो हमारे बीच में समझौता था। लेकिन राजनीति विज्ञान में संघवाद का अर्थ होता है एक प्रकार का समझौता। तो वो समझौता किन 2 पक्षों के बीच में होता है, ये तो आपको पता चल गया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में होता है। भारत की केंद्र सरकार के जो प्रधान है वो हैं
श्री नरेंद्र मोदी जी, और राज्य सरकार में मैंने अपनी राजस्थान जो सरकार है उसके जो मुख्यमंत्री हैं वो है अशोक गहलोत जी, तो मैंने उससे रिप्रेजेंटेट किया है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में समझौता होता है। किस बात का समझौता होता है? सत्ता का समझौता होता है। किसका समझौता होता है? सत्ता का समझौता होता है। और ये सत्ता का समझौता है, क्या होता है सत्ता के समझौते में कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सत्ताएं बांट दी जाती हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सत्ता पावर बांट दी जाती, साझेदारी कर दी जाती है। जैसे केंद्र सरकार को कुछ पावरें दे दी, कुछ राज्य सरकार को पावरें दे दी, कुछ केंद्र सरकार को पावर दे दी और कुछ राज्य सरकार को पावरें दे दी। ये होता है समझौता कि भाई तू भी मत लड़, ये भी मत लड़े, दोनों को बराबर शक्तियां दे दी। और ये देता कौन है शक्तियां? संविधान देता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है, उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन देता है। अपन अपने संघीय व्यवस्था भारत में जो संघीय व्यवस्था है उसको आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले आज का जो मेन उद्देश्य है इस वीडियो का वो है संघवाद क्या है, संघवाद शब्द का क्या अर्थ है। तो मेरे हिसाब से आपको संघवाद का जो शाब्दिक अर्थ है वो तो क्लियर हो गया होगा। संघवाद का शाब्दिक अर्थ होता है एक प्रकार का समझौता। ये समझौता होता है दो पक्षों के बीच में, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। ठीक है, किस आधार पर समझौता होता है? सत्ता के आधार पर समझौता होता है। सत्ता की साझेदारी की जाती है। इसमें केंद्र सरकार को सत्ता का कुछ हिस्सा दिया जाता है और राज्य सरकार को सत्ता का कुछ हिस्सा दिया जाता है। इसे मोटे तौर पर संघवाद का अर्थ समझ सकते हैं। लेकिन परीक्षा में संघवाद का अर्थ नहीं आएगा, परीक्षा में आएगा संघवाद की परिभाषा लिखो। तो संघवाद की जो परिभाषा है उसको थोड़ा अपन देखेंगे। तो संघवाद की परिभाषा, सब एक एक पॉइंट आप लिखते जाइए। अब ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें दो स्तर पर सरकारें होती हैं, ऐसी शासन व्यवस्था जिस पर दो स्तर पर सरकारें होती हैं, इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, जिसका कामकाज राष्ट्रीय महत्व का विषय होता है, राष्ट्रीय जो महत्व है उसका विषय होता है। फिर राज्य या प्रांतों के स्तरों की सरकारें होती है, राज्य और प्रांत। देखिए राज्य यानी स्टेट, जैसे राजस्थान स्टेट, गुजरात स्टेट, बांग्लादेश स्टेट, हैदराबाद, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये सारे के सारे स्टेट हैं। प्रांत होते हैं स्टेट के अंदर आने वाले, जैसे कि राजस्थान के अंदर 33 प्रांत हैं या 33 जिले हैं, जैसे अजमेर, जयपुर, जैसलमेर, ये प्रकार के क्या है प्रांत हैं, जिले हैं। ठीक है, इनको अपन प्रांत कहते हैं। जो शासन के रोज के कामकाज को देखती है, राज्य या प्रांत सरकार है शासन यानी सरकार जो नियंत्रण करके रखा है, जो देश को चला रहा है वो शासन। तो शासन के कामकाज को देती है। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर काम करती हैं। भाई केंद्र सरकार अपने स्वतंत्र काम करेगी, राज्य सरकार अपने स्वतंत्र काम करेगी। छोटा यानी जो राज्य सरकार है छोटी होती है, लेकिन छोटी सरकार भी यानी राज्य सरकार भी केंद्र सरकार को जवाबदेही नहीं है, यानी वो अपना कुछ भी चाहे वो कुछ भी काम कर सकती है, वो जवाबदेही नहीं है, काम करती है। अतः यह व्यवस्था संघीय व्यवस्था या संघवाद कहलाता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? हमने देखा कि संघीय शासन व्यवस्था के अंदर, जो संघीय शासन व्यवस्था है उसके अंदर दो स्तर पर सरकार होती है। कितने स्तर पर सरकारें होती है? दो स्तर पर सरकारें होती है। मैं आपको परिभाषा समझा रहा हूँ, ढंग से समझना, बहुत फोकस लगा के। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें दो स्तर पर सरकारें होती हैं, इस लाइन को समझना। तो संघीय शासन व्यवस्था में कितने सरकार? दो स्तर की, एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार। केंद्र सरकार क्या होती है? पूरे देश के लिए होती है। केंद्र सरकार क्या होती है? पूरे देश के लिए होती है। राज्य सरकार हर राज्य के लिए होती है। किसके लिए होती है? हर राज्य के लिए। ठीक है, केंद्र सरकार में एक पॉइंट आता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। पॉइंट टू बी नोटेड कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती है। ठीक है, और दूसरी बात, राज्य सरकारों के पास अपनी खुद की शक्तियां होती है, वह केंद्र सरकार को जवाबदेही नहीं होती। भाई वो अपना काम खुद कर सकती हैं और वो कुछ भी करें, अगर उनसे कोई गड़बड़ी भी हो गई तो वो कोई जवाब नहीं देगी, कहाँ? केंद्र सरकार को। ठीक है, समझ में आ रहा है आपके? यह है संघवाद की परिभाषा। बड़े अच्छी तरीके से आप इसको समझिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है शासन व्यवस्था। शासन के दो प्रकार होते हैं। अभी मैंने बोला कि शासन व्यवस्था संघीय शासन व्यवस्था, लेकिन संघीय शासन व्यवस्था तो ठीक है, तो शासन व्यवस्था दो प्रकार की होती है। एक होती है एकात्मक शासन व्यवस्था और एक होती है संघात्मक शासन व्यवस्था।
एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आ जाएगा। एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होती है? केंद्र स्तर पर होती है, ये केवल केंद्र स्तर पर होती है। जो एकात्मक शासन व्यवस्था है वो सिर्फ एक स्तर पर होती है, केंद्र स्तर पर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ संघात्मक शासन व्यवस्था है वो 2 स्तर पर होती है। ठीक है, आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि जो संघीय शासन व्यवस्था होती है, जिसको अभी अपन थोड़ी देर पहले सीख के आए हैं कि संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है, संघीय शासन व्यवस्था के बिल्कुल उल्टा जो शासन व्यवस्था है वो एकात्मक शासन व्यवस्था है। आप खुद देख सकते हैं कि एकात्मक शासन व्यवस्था के अंदर एक स्तर पर सरकार होती है, केंद्र स्तर पर। ठीक है, केंद्र सरकार के पास सभी अधिकार हैं, बल्कि इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती हैं एकात्मक सरकार में, है ना। प्रांतीय स्थानीय सरकार को आदेश दे सकती हैं। केंद्र सरकार क्या कर सकती है? प्रांतीय या जो राज्य सरकारें हैं उनको क्या कर सकती है? आदेश दे सकती है। इस प्रकार की सरकार कहाँ पाई जाती है? तो यूके और इटली में इस प्रकार की सरकारें पाई जाती हैं, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था में 2 स्तर पाए जाते हैं, एक केंद्र स्तर और एक दूसरा राज्य स्तर, है ना, जिसको हमने पहले वाले वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 1 में ऊर्ध्वाधर क्या ऊर्ध्वाधर सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी का जो ऊर्ध्वाधर वितरण देखा था अपन ने, उसी का ही है ये। ऊर्ध्वाधर वितरण का दूसरा नाम ही संघवाद है। ठीक है, तो ये भी आपका प्रश्न है। तो संघात्मक स्तर 2 स्तर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और इसको मैंने आपको पहले समझा दिया है संघीय व्यवस्था, वहां पर आप देख सकते हैं। ये सरकार कहां पाई जाती है? साउथ अफ्रीका और बेल्जियम में पाई जाती है। ठीक है, यहां तो मैंने उदाहरण दे दिया, लेकिन प्रश्न आपके आएगा कि संघीय शासन व्यवस्था किन देशों में पाई जाती है? तो इसका एक प्रॉपर उत्तर आपको देना पड़ेगा। उत्तर होगा कि संघीय शासन व्यवस्था अधिक जनसंख्या वाले देशों में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? अधिक जनसंख्या वाले देशों में। जिस देश की जनसंख्या अधिक होगी उस देश में यह शासन व्यवस्था अधिकतर पाई जाती है, हमने देखा है। आपको पूरा मैप दे रखा है बुक के अंदर, वहां पर जितने भी रेड डॉट्स हैं वो सारे संघीय हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं उदाहरण दूं कि भारत, साउथ अफ्रीका और यहां पर ये जो बीच वाला है वो हो जाएगा अपने यूएसए हो जाएगा, है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका होगा, साउथ अफ्रीका नहीं होगा। ये यूएसए, भारत, यूएसए और साउथ अफ्रीका, ये 3 देश हैं जिनकी अधिक जनसंख्या है और वहां पर क्या पाई जाती है? संघीय व्यवस्था पाई जाती है। भारत में भी आप देखें, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, केंद्र सरकार होती है, दूसरी राज्य सरकार होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इसी प्रकार से यूएसए में भी होती है और इसी प्रकार से साउथ अफ्रीका में भी होती है। लेकिन क्या आप मुझे यहाँ पर रुककर थोड़ा सा एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि एक देश ऐसा भी है जहां पर आप देख सकते हैं मैंने भारत लिखा है, लेकिन भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा देश है पिछले आंकड़ों में, लेकिन अब तो पहला हो गया है। लेकिन पहले अगर बात करें तो पहले दूसरा देश था। पहला कौन था? पहला था चाइना। पहला कौन था? चाइना। चाइना के अंदर भी बहुत ज्यादा जनसंख्या है, लेकिन वहां तो संघवाद नहीं पाया जाता। तो वहां पर शासन की कौन सी व्यवस्था पाई जाती है? वहां शासन की समाजवादी शासन व्यवस्था पाई जाती है। कौन सी शासन व्यवस्था पाई जाती है? समाजवादी शासन व्यवस्था पाई जाती है। सर, ये समाजवादी शासन व्यवस्था क्या होती है? समाजवादी शासन व्यवस्था में समाज में स्थित एक विशिष्ट वर्ग शासन को चलाता है। सर, कौन सा वर्ग शासन को चलाता है? तो हम बोलेंगे मजदूर वर्ग चलाता है। कौन चलाता है? मजदूर वर्ग चलाता है। सर, समझ में नहीं आया तो अभी इसके बीच में मत पढ़ो आप। ये आप जब 11th में आओगे, आर्ट्स लोगे, तो अपने आप आपको पूरा एक अच्छा सा चैप्टर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि चाइना में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, तो आप बोलेंगे समाजवादी शासन व्यवस्था है। ठीक है, और अपवाद है ये अपवाद है कि हमने बोला कि संघीय शासन व्यवस्था किन देशों में पाई जाती है, तो हमने बोला संघीय शासन व्यवस्था अधिक जनसंख्या वाले देशों में पाई जाती है। तो चाइना तो अधिक जनसंख्या वाला देश है, तो वहां पर क्यों नहीं पाई जाती? तो वहां इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि वहां पर समाजवादी शासन व्यवस्था पाई जाती है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा आज का वीडियो। अगले वीडियो के अंदर अपन संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। नमो नमः।